हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर दीपा ढाके's नीट बायोलॉजी। और आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे पौधों में श्वसन में मुख्य रूप से कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। कोशिकीय श्वसन जब हम पढ़ते हैं तो कोशिकीय श्वसन अथवा आंतरिक श्वसन मुख्य रूप से याद रखिएगा 2 चरणों में पूर्ण होता है। कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म में हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे के द्वारा तथा माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र के द्वारा संपन्न होता है। आज के इस सेशन में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस कि किस प्रकार से ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है तथा ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में जब हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स प्लस थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस आप याद रखिए वह प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अणुओं का निर्माण होता है या 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। दूसरा, जब आप ऊर्जा के रूप में हम पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में याद रखिएगा टोटल 8 एटीपीज का निर्माण होता है। तो नेट गेन के लिए क्वेश्चंस चूंकि आए हुए हैं, नेट गेन ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में याद रखिएगा 8 एटीपी का पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस पढ़ना हम प्रारंभ करते हैं। जब आप ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया पढ़ना प्रारंभ करते हैं उस अवस्था में देखिए जो ग्लाइको वर्ड है, ग्लाइको वर्ड जो है शब्द मुख्य रूप से हम प्रयुक्त करते हैं शर्करा के लिए, और लिसिस शब्द का अर्थ होता है विखंडन, अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें शर्करा अथवा ग्लूकोज के एक अणु का विखंडन होता है और ग्लूकोज के एक अणु से आप याद रखिए 2 पायरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण पाया जाता है। ग्लूकोज जब आप पढ़ते हैं तो 6 कार्बन की शर्करा है, पायरुविक एसिड आप याद रखिए 3 कार्बन के कार्बनिक अम्ल होते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को मुख्य रूप से ईएमपी पथ अथवा ईएमपी पाथवे भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि यह प्रक्रिया अथवा यह पथ 3 वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है जो हैं इम्बिडिन, मेयरहाफ तथा पार्नस। और इन वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर इम्बिडिन, मेयरहाफ और पार्नस 3 वैज्ञानिक जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस पथ को प्रतिपादित किया है, और इस आधार पर हम इस पाथ को कहते हैं ईएमपी पाथवे। स्थान अगर आपको याद रखना है तो ग्लाइकोलिसिस हमेशा याद रखिए, हम कह रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म आप याद रखिएगा मुख्य स्थान है। श्वसन जब हम पढ़ रहे हैं तो 2 प्रकार के श्वसन आप पढ़ते हैं, वायवीय और अवायवीय। ग्लाइकोलिसिस किस प्रकार के श्वसन का उदाहरण है तो आप मुख्य रूप से याद रखिएगा अवायवीय श्वसन का उदाहरण, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन पाया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम हमेशा पढ़ते हैं अपूर्ण विखंडन या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, परिणाम स्वरूप ग्लूकोज का एक अणु 2 पायरुविक अम्लों में विभक्त होता है। ग्लाइकोलिसिस में दूसरा आप याद रखिए कि ऊर्जा का उत्पादन, कितनी ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिए ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जब आप पढ़ रहे हैं या ग्लाइकोलिसिस पाथ हम पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस पाथ में याद रखिएगा टोटल 8 एटीपी और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। कुल उत्पाद जो है वास्तविक रूप में 10 एटीपीज का निर्माण होता है, परंतु 10 एटीपीज में प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए 2 एटीपी की आवश्यकता होती है। इसलिए आप याद रखिएगा कि यहाँ पे किसका टोटल एनर्जी का नेट गेन या एनर्जी का जो कुल उत्पाद हम पढ़ रहे हैं वो कितना पढ़ते हैं 8 एटीपी। मुख्य रूप से ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए ये याद रखिएगा। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरण में ग्लूकोज का जो एक अणु है वो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में परिवर्तित होकर 3 कार्बन की शर्करा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। यह जो पहला चरण है जिसमें 6 कार्बन की शर्करा 3 कार्बन के शर्करा में विखंडित हो रही है, वह पाथ आपका या वह जो पद है वो आप याद रखिए ऊर्जा की आवश्यकता वाला पद है तथा इन्हीं चरणों में ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी की आवश्यकता होती है। तो जब हम पद पढ़ना शुरू करते हैं उस समय ये पार्ट क्लियर होगा। जो ग्लाइकोलिसिस का सेकेंड चरण है या फेज 2 हम कहते हैं, फेज 2 ऊर्जा के निर्माण का पद है जहाँ पे ऊर्जा NADH2 के रूप में और ATP के रूप में निर्मित होती है। जब आप NADH2 और ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण पढ़ते हैं द्वितीय चरण में तो टोटल 10 ATP विकसित होते हैं या निर्मित होते हैं, परंतु उन 10 ATP में से पहले ही चरण में 2 ATP का उपयोग हो चुका होता है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रियाएं संपन्न होती है।
चार्ट के द्वारा ही हम ये पढ़ेंगे। चार्ट प्रॉपरली प्रिपेयर करिएगा। और महत्वपूर्ण एंजाइम्स जो ग्लाइकोलिसिस आपका है वो टोटल 10 एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन है। तो 10 रिएक्शंस के द्वारा या 10 अभिक्रियाओं के द्वारा ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस में आप याद रखिएगा, यहाँ पर नेम्स इंग्लिश में ही हम लिख रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज का एक अणु हम लेके चल रहे हैं। ग्लूकोज का एक अणु जिसमें 6 कार्बन की शर्करा का अणु है, यह अणु मुख्य रूप से प्रवेश करता है। ग्लाइकोलिसिस में होने वाली समस्त अभिक्रियाएं आप याद रखिएगा रिवर्सिबल डायरेक्शन अर्थात पश्च और अग्र दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। तो ग्लूकोज आप यहाँ पे याद रखिए परिवर्तित होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। जब आप ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन देखते हैं उस दौरान आप याद रखिएगा ग्लाइकोलिसिस का पहला चरण जिसमें एटीपी जो है वह मुख्य रूप से विखंडित होता है एडीपी में। तो यह पहला चरण या पहला रिएक्शन है जिसमें एटीपी आप याद रखिएगा एडीपी अर्थात एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति अनिवार्य है क्योंकि ये आयंस आवश्यक होते हैं हेक्सोकाइनेज अथवा ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए। सेकेंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट याद रखिएगा आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल अपना फॉर्म होता है 6 कार्बन की शर्करा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट परिवर्तित होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब जब आप ये स्टडी करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज C6H12O6 ही आप प्रदर्शित करते हैं, पर ग्लूकोज याद रखिए आपकी एल्डोज शर्करा है और फ्रक्टोज आपकी कीटोज शर्करा का उदाहरण होता है। इसके पश्चात जब हम पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन में आप याद रखिएगा यह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पुनः परिवर्तित होता है फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। कुछ बुक्स में डाईफॉस्फेट भी लिखा है बट रिसेंटली हम बाईफॉस्फेट ही यूज़ करते हैं। तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में परिवर्तित होगा। इस प्रक्रिया में पुनः आप याद रखिएगा एटीपी का सेकेंड मॉलिक्यूल मैग्नीशियम आयन तथा फ्रक्टोकाइनेज हेक्सोकाइनेज भी आप याद रख सकते हैं अथवा फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम भी याद रख सकते हैं। फ्रक्टोकाइनेज की उपस्थिति में पुनः ब्रेक होता है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और यह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट याद रखिए फ्रक्टोज को फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होता है। सेकेंड कुछ रिएक्शंस में आप पढ़ते हैं जैसे आपने C3 चक्र में पढ़ा था, C3 चक्र में भी हम पढ़ते हैं कि फ्रक्टोज का निर्माण होता है तो वह फ्रक्टोज सीधे फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट के रूप में भी ग्लाइकोलिसिस में प्रवेश करता है। जब फ्रक्टोज सीधे प्रवेश करता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में उस दौरान आप याद रखिए ग्लाइकोलिसिस का पहला जो स्टेप है या फर्स्ट रिएक्शन है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए जो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट है, स्टूडेंट्स जिनको नीट के लिए मेनली स्टडी करना है ये साइकिल, वो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स के ऊपर और रिएक्शंस के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप ये रिएक्शन बिल्कुल याद रखिए क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को एल्डोलेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो एल्डोलेज एंजाइम आप याद रखिए एक महत्वपूर्ण एंजाइम तथा यह एल्डोलेज एंजाइम जो है ये 6 कार्बन की शर्करा को 3 कार्बन की शर्करा में विभक्त करता है। ये जो 3 कार्बन की शर्कराएं हैं एक शर्करा आप लिखते हैं G3P को हम फुल फॉर्म में पढ़ते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो यहाँ पर एक आपका निर्मित होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सेकेंड मॉलिक्यूल अपना फॉर्म होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट G3P आप याद रखिएगा एल्डोज शर्करा एंड DHAP कीटोज शर्करा है, यही एक मुख्य अंतर है। दोनों में ही आप याद रखिए 3 कार्बन युक्त अणु होते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड G3P 3 कार्बन के यौगिक पुनः महत्वपूर्ण एंजाइम दोनों ही G3P एवं DHAP दोनों एक दूसरे के समावयवी रूप है और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो आपका है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। तो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम आप याद रखिए G3P को DHAP में अथवा DHAP को G3 में परिवर्तित करने में सहायक है। अब इसके बाद यहाँ तक का ये जो स्टेप है
ये ग्लाइकोलिसिस का आप याद रखिए फर्स्ट फेज कहलाता है या पहला चरण कहलाता है। और फर्स्ट फेज में महत्वपूर्ण आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि एटीपी की आवश्यकता वाला पद है, क्योंकि इस चरण में एटीपी के 2 अणुओं का उपयोग होता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में आप लिखिएगा 2 एटीपी का उपयोग। इसके पश्चात देखिए यहाँ पे जो आप ग्लाइकोलिसिस को पथ हम कह रहे हैं क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में नहीं होता है। एक बार ग्लूकोज का अणु 2 पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हुआ कि वह 2 पायरुविक अम्ल के जो अणु हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए के निर्माण के द्वारा वो क्रेब्स चक्र में प्रवेश करेंगे, इसीलिए इसको हम सामान्य रूप से पथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अब आप याद रखिए परिवर्तित होता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है आपका, और इस रिएक्शन में आपको याद रखना है कि एज सच एंजाइम आधारित प्रक्रिया नहीं है। 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल अथवा ग्लिसरिक एसिड का निर्माण पाया जाता है। यहाँ पे एवरी टाइम हम लिखते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बिकॉज वन टाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रिएक्शन को प्रोसीड करता है और दूसरी बार DHAP पुनः G3P में परिवर्तित होगा और सेकेंड टाइम G3P का सेकेंड मॉलिक्यूल आपका प्रवेश करता है। तो इस तरह से प्रत्येक बार 2-2 अणुओं का निर्माण यहाँ पर पाया जाएगा। इसी रिएक्शन में आप याद रखिएगा, इसी रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कि जो NAD है वो NADH और H+ में अथवा NADH2 डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, NADH2 में परिवर्तित होते हैं। 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब आप याद रखिएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसके भी आपके 2 अणुओं का निर्माण होगा। इस प्रक्रिया में पुनः याद रखिएगा ATP का उत्पादन हो रहा है, अर्थात ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP के अणु का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे याद रखिए रिएक्शन हम भले ही एक मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ रहे हैं, बट वास्तविक रूप में कोशिका द्रव्य में कितने अणु निर्मित होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इसलिए NADH2 के भी याद रखिए कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे 2। यहाँ ATP के भी कितने अणु निर्मित होंगे 2। एक अणु बनता है G3P के लिए, सेकेंड अणुओं का निर्माण होगा जब DHAP G3P में कन्वर्ट होके सेम पाथ को फॉलो करता है। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये आइसोमरेज 3 फॉस्फोग्लिसरो आइसोमरेज, सिंपल आप एंजाइम याद रखिएगा आइसोमरेज एंजाइम द्वारा अपने समावयवी 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तित होता है। नाउ ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड आप याद रखिए परिवर्तित होगा इनोलेज एंजाइम के द्वारा, या फिर इस एंजाइम को ग्लाइकोलिसिस ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। पथ को प्रॉपरली याद रखिए पूरे समस्त रिएक्शंस को, एंड 2 एंजाइम्स बहुत अच्छे से याद रखिए। 1 एंजाइम इज एल्डोलेज, सेकेंड एंजाइम इज एनोलेज आप पढ़ते हैं। तो इनोलेज एंजाइम भी आप याद रखिएगा क्योंकि यह एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर जो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इनोलेज एंजाइम की क्रिया के कारण 2 फॉस्फोपाइरुविक एसिड, और यू रिमेंबर सिंपली आप PEP भी कहते हैं या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड कुछ भी लिख सकते हैं आप, पाइरुवेट में परिवर्तित होता है। PEP को आप इसके पहले कहाँ पढ़ चुके हैं, जिन स्टूडेंट्स ने C3 और C4 साइकिल फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है तो C4 साइकिल में या C4 चक्र में आप कहते हैं कि PEP कार्बन डाइऑक्साइड का पहला ग्राही होता है C4 चक्र के लिए। वही PEP यहाँ पे निर्मित हो रहा है जो किसके द्वारा निर्मित हो रहा है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के द्वारा। इनोलेज एक ऐसा एंजाइम है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। किसी अन्य अभिक्रियाओं में आपको वाटर के मॉलिक्यूल्स का उपयोग अपीयर नहीं होगा। तो ये पार्ट मुख्य रूप से याद रखिए क्योंकि इसके बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पाइरुविक काइनेज एंजाइम के द्वारा, महत्वपूर्ण एंजाइम फिर से पाइरुविक काइनेज वह एंजाइम जो कि पाइरुविक अम्ल के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। पाइरुविक काइनेज एंजाइम के द्वारा आप याद रखिएगा यहाँ पे किसका निर्माण होगा, पाइरुविक अम्ल का अथवा पाइरुवेट हम कह रहे हैं, पाइरुविक एसिड का निर्माण पाया जाता है। पाइरुविक एसिड के भी याद रखिए 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और यह दूसरी क्रिया है
और सेकेंड रिएक्शन है दूसरे चरण की, जिसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पुनः संयुक्त होकर एटीपी को निर्मित करते हैं। एटीपी के यहाँ भी याद रखिएगा कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन पाया जाता है। तो ये पार्ट याद रखिएगा, ये एक सामान्य आपका ग्लाइकोलिसिस का पथ हम पढ़ते हैं, जो कि मुख्य रूप से कहाँ संपन्न हो रहा है, कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म में। और वायवीय श्वसन है, कहीं भी आप इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये जो आप सेकेंड स्टेप पढ़ रहे हैं ये आपका होता है, ये समस्त चरण आपके कहाँ पर आ रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस के सेकेंड फेज में। अब जब आप सेकेंड फेज को ग्लाइकोलिसिस के पढ़ते हैं उस अवस्था में देखिए कि कितने अणु बन रहे हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आपके बनते हैं, NADH2। NADH2 आप याद रखिए, NADH और H+ भी लिख सकते हैं। तो 2 अणु NADH2 के निर्मित हो रहे हैं और टोटल 2 और 2 अगर करते हैं आप तो टोटल 4 मॉलिक्यूल्स आपके फॉर्म किसके हो रहे हैं, निर्मित हो रहे हैं एटीपी के। तो यहाँ पर अगर आप सेकेंड फेज में एनर्जी अथवा ऊर्जा का उत्पादन पढ़ते हैं तो ऊर्जा उत्पादन देखिए किसके रूप में हो रहा है, NADH2 के रूप में। NADH2 के कितने अणु बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं और NADH2 के प्रत्येक अणु से आप याद रखिएगा 3 ATP का निर्माण पाया जाता है। तो ये जो 2 NADH2 के मॉलिक्यूल हैं ये टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन करते हैं, 6 ATP का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक NADH2 से कितने ATP निर्मित होते हैं, तो 1 NADH2 से आप याद रखिएगा 3 ATP का निर्माण पाया जाता है। और इस प्रकार जो 2 NADH2 है या NADH और H+ फिर कह रहे हैं उनके द्वारा 6 ATP का निर्माण होगा और 2 ATP टोटल आपके 2 विभिन्न क्रियाओं में, 2 भिन्न क्रियाओं में अथवा रिएक्शंस में आपके टोटल 4 ATP का फॉर्मेशन पाया जाता है। इस प्रकार आप याद रखिए, अगर टोटल ऊर्जा का उत्पादन आप पढ़ते हैं तो ऊर्जा का टोटल उत्पादन या नेट आपका जो टोटल प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन कितना है आपका 10 ATP। क्लियर है। बट जब आप कुल उत्पादन पढ़ते हैं या नेट गेन को पढ़ते हैं तो नेट गेन मतलब कि जितना निर्मित हुआ है और जितना आवश्यक था उसको माइनस जब आप करते हैं तो जो बची हुई ऊर्जा है वो अपना कहलाता है नेट गेन। तो नेट गेन यहाँ पे देखिए उत्पादन कितना हुआ है, 10 ATP। इस 10 ATP में से आप याद रखिएगा 2 ATP कहाँ पे प्रयुक्त हो रहे हैं, फेज 1 में या पहले चरण में। तो टोटल अगर आप गेन यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हैं तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में टोटल गेन और टोटल ऊर्जा का उत्पाद आप कितना पढ़ रहे हैं, 8 ATP। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ग्लूकोज का एक अणु पूर्ण दहन नहीं हो रहा है, ग्लूकोज का यहाँ पर याद रखिए अभी यह ग्लूकोज का एक अणु ग्लाइकोलिसिस में प्रवेश करता है और ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के दौरान यह 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं का निर्माण करता है और इसी प्रक्रिया अथवा इसी पथ के दौरान टोटल 8 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं कि यह जो पाइरुविक अम्ल जो कि कोशिका द्रव्य में निर्मित हुआ है, कोशिका द्रव्य से यह पाइरुविक अम्ल आपका माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करके यह एक महत्वपूर्ण रिएक्शन जिसको हम कह रहे हैं योजक अभिक्रिया अथवा लिंक रिएक्शन। तो यह जो आपका पाइरुविक अम्ल है, यह पाइरुविक अम्ल अब आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बाह्य कक्ष में लिंक रिएक्शंस में भाग लेता है और तत्पश्चात क्रैब चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। आज इस सेशन में हम लोग केवल ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्लाइकोलिसिस को कंप्लीट किया है। फिर से एक बार बिल्कुल मेन पॉइंट्स याद रखिएगा। ग्लाइकोलिसिस का मीनिंग है कि ग्लूकोज के एक अणु का अवायवीय श्वसन के द्वारा कोशिका द्रव्य में 2 पाइरुविक अम्ल के अणुओं में विघटन, कुल 8 ATP का निर्माण है। इम्बिडेन, मेयरहॉफ और पार्नस ने इसे प्रतिपादित किया है, अतः सामान्यतः इसे EMP पथ भी कहा जाता है। और जो प्रोसेस है वो आप याद रखिएगा 10 रिएक्शंस के द्वारा कंप्लीट होती है। मैक्सिमम जितने भी रिएक्शंस हैं वो आपके कैसे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डायरेक्शंस में संपन्न होते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आप पढ़ते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया। ग्लूकोनियोजेनेसिस को हम कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की जो विपरीत अभिक्रिया है, ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल या ग्लाइकोलिसिस की विपरीत अभिक्रियाएं, अर्थात ऑर्गेनिक एसिड अथवा पाइरुविक अम्ल के द्वारा जब शरीर को अत्यधिक ग्लूकोज की आवश्यकता होती है अथवा शरीर में शर्करा की कमी हुई है,
फास्टिंग कंडीशंस में हम शरीर में कुछ ऐसी अवस्थाएं जिसके कारण प्रॉपरली फूड हम नहीं ले पा रहे हैं, उन अवस्थाओं में जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होना प्रारंभ होती है तो जो कार्बनिक अम्ल तथा पायरुविक अम्ल है ये ग्लाइकोलिसिस के विपरीत दिशा में, अर्थात ग्लाइकोलिसिस ऊपर की ओर होना प्रारंभ हो सकती है, आप कह सकते हैं विपरीत रिएक्शंस को प्रदर्शित करते हुए पुनः ग्लूकोज के अणु का निर्माण करते हैं और उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस सिंपली आप याद रखिए, ग्लाइकोलिसिस का जो रिवर्सल है या विपरीत अभिक्रियाएं हैं उसको आप कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो आज के सेशन में आप ग्लाइकोलिसिस याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशंस में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन और फिर लिंक रिएक्शन के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लिंक रिएक्शन से ही आपका ग्लाइकोलिसिस जो है वो क्रेब्स चक्र के द्वारा संयोजितता प्रदर्शित करता है या फिर कनेक्शन शो करता है। तो वहाँ पर ही आप पढ़ने के लिए नेक्स्ट क्लास तक आप सेशंस को कंटिन्यू करिएगा, चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। जो न्यू स्टूडेंट्स आज जिन्होंने ज्वाइन किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड शेयर माई वीडियोज़, और नेक्स्ट सेशंस तक स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड।